बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या डिफरेंस होता है मॉडिफाइड रिलीज़, एक्सटेंडेड रिलीज़, इमीडिएट रिलीज़ और एक्सआर, डिलेड रिलीज़। एक्सटेंडेड रिलीज़ और ये जो आपके पास एक्सआर होता है ना, ईआर और एक्सआर, ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, ठीक है। और डिलेड रिलीज़, इन सब के दरमियान क्या डिफरेंस है, इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीपीएससी जो एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर जो है इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। 2 से 3 एमसीक्यूज़ भी देखे गए हैं और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम देखेंगे कि क्या हम इस लेक्चर के बाद इस काबिल हैं कि हम उन एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट कर सकें, यानी क्या इन्फॉर्मेशन इसमें इतनी सफिशेंट है कि नहीं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इमीडिएट रिलीज से। इमीडिएट रिलीज की अगर मैं एग्जांपल बताऊं, मार्केट में अक्सर आप लोगों ने जो है एक मेडिसिन देखी होगी टोरक्स आईआर के नाम से, जो कि पेन किलर है, नेप्रॉक्सिन के नाम से आती है। तो आईआर क्या आता है इसमें, इमीडिएट रिलीज। इसी तरह से मोडेक्ट आईआर के नाम से भी एक मेडिसिन आती है जिसमें क्या होता है, निम्सुलाइड होता है, ये भी पेन किलर है। वोल्टा फ्लैम भी जो है इसकी फॉर्मुलेशन इमीडिएट रिलीज ही है, ठीक है। तो ये 3 मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब ये इमीडिएट रिलीज होता क्या है। इमीडिएट रिलीज जो मेडिसिन होती हैं वो डिज़ाइन होती हैं कि वो फ़ौरन जो है वो डिज़ोल्व होंगी। जैसे ही आपने उनको एडमिनिस्टर किया फ़ौरन वो डिसइंटीग्रेट होंगे और इमीडिएटली जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे फॉर द एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो इनका जो डेजोल्यूशन है वो क्या है, इमीडिएट है। और इनका एब्जॉर्प्शन तो ऑब्वियसली किसी भी एक अच्छी डोजेज फॉर्म की निशानी यह है कि वो अच्छी एब्जॉर्ब हो जाए, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए इमीडिएटली ऑन डेजोल्यूशन। जैसे ही वो डिजॉल्व हो गई है तो अब उसको एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो तीसरी बात आ जाती है कि इसका जो है ये उस वक्त ये दवाई दी जाती है जब रैपिड ऑनसेट चाहिए हो। मतलब अब पेन किलर फॉर एन एग्जाम्पल, ये तीनों ही पेन किलर हैं। तो पेन किलर का क्या चाहिए होता है, हर पेशेंट को चाहिए होता है फॉरन रिलीफ फ्रॉम द पेन, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन बनाई जाती है पेन किलर की, ज़्यादातर जो है वो पेन किलर्स की बनाई जाती हैं। पेन किलर्स की सस्टेन रिलीज भी आती हैं, वो भी अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। लेकिन इमीडिएट रिलीज खास तौर पे जो है वो पेन किलर्स को जो है वो रेफर किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी क्या खासियत होती है कि ये इमीडिएट रिलीज बन जाते हैं, इसके अंदर सुपर डिसइंटीग्रेंट्स मौजूद होते हैं जैसे कि क्रॉस कार्मेलोस, ठीक है। जिसकी वजह से ये दवाई जैसे ही कॉन्टैक्ट में आती है आपके बॉडी फ्लूइड यानी आपके जो स्टमक फ्लूइड है उसके साथ, फौरन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो अवेलेबल हो जाती है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है ना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है इसकी। इन जनरल 70 to 80% ऑफ द ड्रग्स शुड बी रिलीज प्रेफरेबली विद इन एन आवर। मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर 70 to 80% ड्रग्स जो है वो रिलीज हो जाती है डोजेज फॉर्म से। और सर्टनली यानी कि अगर हम लोग देखें तो 70 to 80% तो जो है वो 1 घंटे के अंदर हो जाती है, और मैक्सिमम जो पूरी हो जाती है वो 4 घंटों के अंदर कंप्लीटली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर इंजेक्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये इमीडिएट रिलीज कौन कौन सी आ जाती हैं हमारे पास। उसके बाद आ जाती है हमारे पास मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म। अब मॉडिफाइड रिलीज जो डोजेज फॉर्म है ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें आपने जो जो ड्रग की जो है वो रिलीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया होता है, ठीक है ना, अपनी मर्जी से उसको रिलीज करवाने के लिए। तो इसमें हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, 2 फर्दर सब क्लासेस आ जाती हैं, आप ये समझे, ठीक है। नंबर 1 आ जाती है डिलेड रिलीज, जिसमें आप चाहते हैं कि थोड़ा सा देर से रिलीज हो, ठीक है। और दूसरी आ जाती है एक्सटेंडेड रिलीज। एक्सटेंडेड रिलीज आप लोग कहते हैं कि उसकी जो रिलीज का जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाए, मतलब जितनी देर तक उसने रिलीज होते रहना ना वो टाइम एक्सटेंड हो जाए, ठीक है ना। इसको आप डिफरेंट नामों से जो है वो इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी समटाइम्स जो है इनकी फॉर्मुलेशन डिफरेंट होती है, लेकिन मेन मैकेनिज्म जो मेन इनका जो आप समझिए कि इसके पीछे जो फॉर्मुलेशन होती है ना, जो पर्पस जो होता है इन डोजेज फॉर्म का वो सेम होता है। वो क्या होता है कि एक्सटेंड कर दिया जाता है इनकी रिलीज को ताकि देर तक एक्शन जो है वो अचीव किया जा सके, ठीक है ना। तो अब नंबर 1 कौन सी आ जाती है, इसी एक्सटेंडेड रिलीज ही जो है वो सस्टेन रिलीज के नाम से भी समटाइम्स इस्तेमाल होती है, सस्टेन्ड एक्शन भी कहा जाता है, प्रोलॉन्ग एक्शन, कंट्रोल रिलीज, सीआर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एसआर टैबलेट्स के आगे देखा होगा। मैं अभी आपको एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग आ जाता है, ठीक है ना, टाइम रिलीज आ जाती है। थोड़ी सी जो है वो इनकी फॉर्मुलेशन समटाइम्स डिफरेंट होती है, लेकिन मेन जो इनका कोर मैकेनिज्म होता है वो सेम होता है। वो क्या होता है, एक्सटेंशन इन द रिलीज मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डिलेड रिलीज। पहले हम लोग डिलेड रिलीज को डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि ये छोटा है, उसके बाद हम लोग एक्सटेंडेड रिलीज को देखते हैं। अच्छा, डिलेड रिलीज में क्या होता है कि आपका जो है ड्रग जो है वो रिलीज देर से होता है लेकिन इमीडिएटली हो जाता है। अब वो रिलीज ऑफ द ड्रग में भी डिपेंड कर रहा होता है, उसके टाइम पर भी डिपेंड कर रहा होता है और पीएच पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब वो टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है और पीएच डिपेंडेंट भी हो सकता है। लाइक वो स्टमक में रिलीज नहीं होगा, वो रिलीज होगा जब वो इस अल्कलाइनिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तब वो रिलीज होगा ड्रग, ठीक है। यानी एसिडिक जो पीएच है उस पर रिलीज नहीं होगा क्योंकि स्टमक की पीएच एसिडिक होती है, ठीक है। अब जब वो डिजायर्ड टाइम पे या कंडीशन में पहुंचता है तो ड्रग कंप्लीटली रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीशन नहीं थी, अभी मैं आपको ग्राफ्स के जरिए जो है इसको समझाऊंगी।
ये आप ग्राफ्स देख सकते हैं। अभी हम इसको मज़ीद डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इनकी जो है वो थोड़ा सा आइडिया ले लें कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ताकि ग्राफ को समझने में आसानी हो हमें। ठीक है, तो ये इमीडिएट रिलीज होगा, थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन एट वंस रिलीज हो जाएगा जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है, एक्सटेंशन नहीं होगी उसके रिलीज में। इसकी एग्जाम्पल में आ जाती है बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट ऑर्डर टैबलेट्स जो है वो डिलेड रिलीज में ही आती हैं, क्योंकि वो स्टमक में रिलीज नहीं होती, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होती हैं। जैसे हम आप लोगों ने अक्सर मार्केट में, एक डायरेक्ट ऑर्डर तो कॉमन है ना कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो है वो इनडायरेक्ट ऑर्डर होती हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है डिलेंजो डी आर, डेक्सलेंसोप्रेजोल, ये आपके पास क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। ये डी आर अक्सर लिखा होगा, वो क्या होगा, तो डिलेड रिलीज। इसी तरह ओमेगा कैप्सूल इतने कॉमन और इतने बहुत ज़्यादा लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, और वो ओमेगा कैप्सूल जो है वो इस तरह से, और इसी तरह सिमिलर ब्रांड्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी डिलेड रिलीज कैप्सूल्स ही होते हैं। ठीक है, फिर जाइक्वल डी आर, ये जो है प्रेगनेंसी में यूज़ होता है फॉर द न्यूजी एंड वॉमिटिंग के लिए। ठीक है, और ये भी डिलेड रिलीज है। ओके, तो अब हम लोग क्या है, पहले एक्सटेंडेड रिलीज की हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि आप लोग उसको इजीली रिलेट कर सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के जिनके घरों में जो है वो डायबिटिक पेशेंट हैं या एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, वो इसको बहुत इजीली ये पेन किलर को यूज़ कर रहे हैं, ऑपियोइड पेन किलर, सो इसको बहुत ईजिली रिलेट कर सकेंगे। तो पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका मेन मैकेनिज्म और इसके ग्राफ्स देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है ग्लूकोफेज एक्सआर। ग्लूकोफेज सिंपल तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, लेकिन ग्लूकोफेज एक्सआर में भी आती है, और वो क्या होती है, एक्सटेंडेड रिलीज। 500 मिलीग्राम की पोटेंसी होती है, 1000 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ये गोली है ग्लूकोफेज। और आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एक्सटेंडेड रिलीज में भी आती है, एक तो सिंपल में भी आती है और एक एक्सटेंडेड रिलीज में भी आती है। फिर सीटामेट भी जो है वो सिंपल में भी आती है और एक्सटेंडेड रिलीज में भी आती है। इस तरह सीटाग्लूमेट भी एक्सटेंडेड रिलीज आती है। फिर जैंग्लूमेट, ये सारी शुगर की मेडिसिन है। फिर निफिडिल एक्सेल जो है, ये भी एक्सटेंडेड रिलीज है। ठीक है, फिर जेट्रॉल एलपी, ये लॉन्गर एक्टिंग प्रोलॉन्ग रिलीज होती है। ठीक है, फिर एडालेट एल आ जाती है। ठीक है, ये भी आपकी हार्ट की मेडिसिन है, आपका ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। ठीक है ना, एयरटाल ई आर। अच्छा, अभी भी पेन किलर, अब मैंने आपको बताया कि पेन किलर जो है वो इमीडिएट रिलीज में भी है और एक्सटेंडेड रिलीज में भी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, क्योंकि जिनको पेन रहता है हमेशा, एक तो है ना कि इमीडिएट लाइक फौरन दर्द हुई किसी भी वजह से, कोई ट्रॉमा हुआ, वो पेन स्टार्ट हो गई। ठीक है, लेकिन वो क्रॉनिक पेन नहीं है, लाइक एक्यूट पेन के लिए आप लोग समझो कि वो इमीडिएट रिलीज यूज हो सकती है। लेकिन अगर आपके क्रॉनिक पेन है, किसी को आर्थराइटिस का पेन रहता है हमेशा, तो फिर उसके लिए जो है लाइक किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसका, या कि किसी का ऑपरेशन हुआ, तो फिर उसको थोड़े टाइम के लिए पेन किलर्स देनी पड़ती हैं। तो उसके लिए यूजुअली जो है वो ऐसा रिकमेंड कर दी जाती हैं। ठीक है, अब ये एयरटाल ई आर है, ये 200 मिलीग्राम में अवेलेबल है, इसकी सिंपल 100 मिलीग्राम में होती है। ठीक है, फिर इसके बाद रेनोजिन ई आर है, ये भी एक्सटेंडेड रिलीज है। फिर एपिवाल सी आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एपिवाल सी आर। अब हम लोग इसी की एग्जाम्पल लेंगे कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, क्योंकि एंटी सिंपल चीज़ तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर ही सकते हो, लेकिन जो एपिलेप्सी जैसा मसला है उसके लिए कौन सी जो है वो इमीडिएट रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज कौन सी प्रेफरेबल होती है, ये कौन सी जो है, किसके क्या प्रोज है, क्या कौन सा, वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरह हमारे पास कैप्रा आ जाती है, ये भी एक्सटेंडेड रिलीज है। लेविट्राइसिटम, ये भी एपिलेप्सी के लिए यूज़ होती है। क्लेवरा एक्सटेंडेड रिलीज है। फिर टोनोफ्लेक्स आ जाती है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, टोनोफ्लेक्स पी को यूज़ करते हैं, लेकिन टोनोफ्लेक्स एस आर भी अवेलेबल होती है जो एक्सटेंडेड रिलीज देती है, सारा दिन एक्शन देती है। फिर इसी तरह ट्रेमाल एस आर भी आती है, इन दोनों के फॉर्मूलाज भी सेम है। तो अब हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म्स क्या है इनके। मैंने पहले इसलिए एग्जाम्पल बताया ताकि आप लोग रिलेट कर सकें इस चीज़ों को आराम से। ओके, सो यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, डिफाइन क्या करती है एक्सटेंडेड रिलीज को, अ डोजेज फॉर्म डिजाइन टू रिलीज मेडिकेशन इन अ कंट्रोल्ड मैनर में। ठीक है ना, ड्यूरिंग एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, ड्यूरेशन एंड लोकेशन फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एक खास वक्त पे, खास लोकेशन पे, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टमक में भी जो है वो नहीं होती बाज़-औक़ात, वो जो है इंटेस्टाइन में जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होती हैं। मतलब दवाई खुलती ही डिसइंटीग्रेट ही जो है वो उस टाइम पे होती है जब उसकी पीएच सूटेबल होती है। ठीक है, यानी कि अब क्योंकि एक्सटेंडेड रिलीज है ना, अब एक्सटेंडेड रिलीज में ही हम लोग देख रहे हैं कि ये आ जाती है मेडिसिन। इसमें भी जो है वो समटाइम्स आप लोग देखते हो कि इसमें जो है ना आपका टाइम और लोकेशन इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसमें डिलेड रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज में फ़र्क क्या है वो भी हम लोग ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, और कंट्रोल मैनर में मतलब सिंपल क्या है, एक्सटेंडेड रिलीज क्या होती है कि कंट्रोल्ड मैनर में किसी भी ड्रग को रिलीज करवाना अपनी मर्जी से, एक स्टेडी स्टेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट बात यह है कि एट स्टेडी स्टेट में यानी कि कॉन्स्टेंट जो स्टेडी स्टेट होती है हमारे पास, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है एक्सटेंडेड रिलीज का, वो रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब हो रही होती है वो साथ साथ एलिमिनेट भी हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म भी हो रहा होता है उसका। ठीक है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है,
अब जैसे हम लोग एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की जो है वो हम लोग लें कि अगर वो तीनों इन फॉर्मुलेशन से बनाई जाए तो वो किस तरह से रिलीज होगी। ये हमारे पास कर्व जो है वो इमीडिएट रिलीज किया, मतलब ये जीरो टाइम पे आप समझे कि 1 आवर या विद इन 1 आवर आप समझे, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दी विद इन 1 आवर ये हो जाती है 70 to 80%। सो विद इन 1 आवर जो है ये क्या हुआ कि इसकी पीक आई, एब्जॉर्ब होना शुरू हुई, ठीक है ना। ये सीरम ड्रग कंसनट्रेशन है, यानी आपके जो खून में इसकी जो इस दवाई की जो कंसनट्रेशन है वो कितनी होगी, और ये वक्त है, वक्त टाइम है, ठीक है ना। और ये ऑर्स में यूजुअली जो है वो डिफाइन किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी एब्जॉर्प्शन होना शुरू हुई और ब्लड में इसका लेवल पीक पे चला गया एकदम से, ठीक है ना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गया। डिलेड रिलीज का क्या होता है? डिलेड रिलीज ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 आवर पे होगी तो ये 2 आवर्स पे होगी, ठीक है ना। ये 1 आवर पे है और ये क्या होगी, ये 2 आवर पे होगी, ठीक है। तो ये 2 घंटे बाद होगी, लेकिन होगी उसी मैनर में, मतलब जब रिलीज होगी, क्योंकि यूजुअली टाइम जो है वो आपके इंटेस्टाइन तक वो सारा प्रोसीजर होने का 1 to 2 आवर्स हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आपके स्टमक से इंटेस्टाइन तक, और इंटेस्टाइन से मतलब डाइजेशन के प्रोसेस को तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये 2 आवर्स या 1.5 आवर्स पे जो है ये कितनी हुई, ये उसी तरह से रिलीज हुई, लेकिन क्या है, टाइम उसका डिफरेंस है, तो ये डिलेड रिलीज है। लेकिन डिलेड रिलीज क्या है कि थोड़ी देर बाद हो रही है, लेकिन उसी पीक और उसी सेम मैनर में हो रही है, ठीक है। लेकिन एक्सटेंडेड रिलीज क्या होती है? एक्सटेंडेड रिलीज होती है टाइम वो 1 आवर से शुरू हो जाएगी और आहिस्ता 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 1 2 3 4 मतलब ऑनवर्ड उसका लेवल जो है वो काफ़ी देर तक मेंटेन रहता है, और फिर वो जो है वो गिरना शुरू होती है, ठीक है ना। सीरम ड्रग कंसेंट्रेशन रेजेस, ये जो ये एक्सटेंडेड रिलीज है, मतलब कलर वाइज आप लोग उसको गेस कर सकते हो कि किस तरह से, खुद भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो एक्सटेंडेड रिलीज क्या होती है? सीरम ड्रग कंसंट्रेशन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती है, ठीक है ना, फॉर्मिंग अ मच ब्रॉडर कंसंट्रेशन ओवर टाइम। मतलब ये आप इसकी देखें कि इसकी पीक की जो है बहुत ब्रॉड कंसंट्रेशन आ रही है, कि फॉर एग्जाम्पल 1 आवर से लेकर अगर हम लोग इसको करते हैं तो 6 आवर्स तक इसकी कंसंट्रेशन है कुछ ब्लड में, ठीक है ना। जबकि इनकी जो है वो फौरन गिरना शुरू हो जाती है, मतलब पीक अचीव करते हैं एकदम से और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन। जो डिलेड रिलीज में क्या होता है कि लैग फेज होता है फॉलोइंग द इंजेक्शन बिफोर द ड्रग इज रिलीज, मतलब एक लैग फेज आ जाता है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा लैग फेज आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें फ़ायदा क्या है और किस तरह से जो है ना, अगर एक एपिलेप्सी की मेडिसिन जा रही है तो उसको मतलब मज़ीद समझाने के लिए, वैसे तो आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी काफ़ी है, लेकिन इसको मज़ीद थोड़ा सा डीपर करने के लिए कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं, इमीडिएट और एक्सटेंडेड में से कौन सी चूज़ करनी चाहिए, कि अगर दोनों ही अवेलेबल हों तो फिर क्या किस डिजीज़ के लिए कौन सी जो है वो कंडीशन, कौन सी मेडिसिन के लिए मेडिसिन यूज़ की जा सकती है, प्रेफरेबल कौन सी है, प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब सबसे पहले ये जो जीव वाली पीक है ना, ये आप लोग अब खुद गेस करें कि ये कौन सी है, ये वाले जो ब्लू कलर में जो पीक जा रही है, ये पीक है आपकी इमीडिएट रिलीज की, ठीक है ना, क्योंकि फौरन इमीडिएटली जो टाइम पे जो है 1 आवर पे ये टाइम का है, ठीक है ना। और ये जो पिंक, जो मैंने पिंक कलर की जो लाइंस है, ये क्या है, थेराप्यूटिक रेंज को डिफाइन कर रही है। ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जिसमें इतनी होनी चाहिए, और ये मिनिमल टॉक्सिक कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कि ये टॉक्सिक कंसंट्रेशन इतनी, इससे ऊपर जो है वो टॉक्सिटी जो होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब ये जो ब्लू लाइंस है वो इमीडिएट रिलीज को दिखा रही है, ये है 24 आवर्स, यानी ये डे 1 है, ये डे 2 है। अब एक दिन के अंदर इमीडिएट रिलीज की आपको 3 गोलियां लेनी पड़ रही हैं, ठीक है ना, 3 डोजेस लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। जबकि आपके वही एक्सटेंडेड रिलीज की आपकी आपकी एक ही मेडिसिन जा रही है, सिंगल डोज जा रहा है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इमीडिएट रिलीज का जो है वो फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे आपने एडमिनिस्टर किया ना शॉर्टली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो पीक ले लेता है बहुत ज़्यादा, इमीडिएटली वो सारा रिलीज हो जाता है ड्रग, तो समटाइम टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं, ठीक है। और जब वो गिरता है ना तो नेक्स्ट डोज से पहले उसका लेवल जो है वो बिलो थेराप्यूटिक जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एपिलेप्सी के पेशेंट को क्या खतरा है? एपिलेप्सी के पेशेंट को खतरा ये है कि अगर वो इमीडिएट रिलीज कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसका जो है, फॉर एन एग्जांपल अगर कोई ऐसी दवाई ले रहा है जिसका लेवल जो है वो कम हो गया है, तो नेक्स्ट डोज से पहले उसको सीजर अटैक का खतरा है, ठीक है ना। और यहाँ पर उसके टॉक्सिटी का भी खतरा है। लेकिन एक्सटेंडेड रिलीज में क्या है कि उसको सारा दिन एक ही गोली लेनी पड़ती है और वो सारा दिन रिलीज होती है और वो रेंज में भी रह रही है, ठीक है ना। और इसी तरह दूसरे दिन भी उसको 3 गोलियां लेनी पड़ी, लेकिन एक्सटेंडेड रिलीज की उसको एक गोली लेनी पड़ी, ठीक है। लेकिन अब एक्सटेंडेड रिलीज का क्या नुकसान है? एक्सटेंडेड रिलीज फर्स्टली तो एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई एक्सपेंसिव को जो है वो ओवरलुक कर भी जाता है तो इसका
एक रिस्क होता है कि फॉर एन एग्जांपल कि अगर आपकी इमीडिएट रिलीज़ की मेडिसिन सुबह के आपने खाई, दोपहर की मिस हो गई, तब इतना ख़तरा नहीं है कि जितना आपने, क्योंकि एक्सटेंडेड रिलीज़ की तो एक ही गोली खाते हैं, अब एक्सटेंडेड रिलीज़ की एक ही गोली खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर ये भी मिस हो गई, एक गोली मिस हो गई किसी भी रीज़न की वजह से, गोली अवेलेबल ना होने की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से या वट एवर द रीज़न इज़, वो मिस हो गई, तो जो एपिलेप्टिक अटैक, जो सीजर अटैक, उसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो पूरे दिन में एक ही गोली जा रही है और उसी एक गोली ने असर करना है। जबकि यहाँ पर जो है वो आपके पास थोड़ा सा टाइम है कि अभी आपने एक गोली खाई हुई है, ठीक है, सुबह का डोज लिया हुआ है और शाम का भी आपके चांसेस हैं कि आप लोग ले लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ये एक्सटेंडेड रिलीज की दवाई नहीं ली हुई तो उसमें सीजर अटैक के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है क्योंकि वो 1 टैबलेट ही है और उसमें जो लाइकलीहुड जो है ना वो सीजर अटैक का ज़्यादा है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कि आपके पास जो है वो इमीडिएट रिलीज़ क्या होती हैं, डिलेड रिलीज़ क्या है, एक्सटेंडेड रिलीज़ क्या है और इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। लेकिन कोई भी इसमें जो है सजेस्ट पर्टिकुलरली नहीं किया जा रहा कि आप लोग सीआर की टैबलेट लें, जैसे एपिवाल सीआर होती है, ये एक्सआर की टैबलेट लें। जो भी आपका फिजिशियन, पेशेंट की कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, ठीक है, ये मैकेनिज्म्स होते हैं लेकिन पेशेंट की हर इंडिविजुअल केस जो है वो अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी बेसिस पे जो है वो डोजेज फॉर्म डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट, अब हम एबल टू सॉल्व दिस एमसीक्यूज ऑफ द पीपीआईसी एग्जाम और नॉट, ठीक है। तो लेट्स लुक एट ऑन द एमसीक्यूज। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 15 की तरफ। उसमें क्या है, मॉडिफाइड रिलीज प्रिपरेशन शो। नंबर 1 ऑप्शन है फास्ट रेजोल्यूशन एंड स्लो परमिएशन, सेकंड है स्लो डिसोल्यूशन एंड स्लो परमिएशन, थर्ड है फास्ट रेजोल्यूशन एंड फास्ट परमिएशन, एंड थर्ड इज स्लो रेजोल्यूशन एंड फास्ट परमिएशन। तो हम लोगों ने देखा मॉडिफाइड जब भी होता है तो उसमें थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड किया जाता है ताकि उसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व हो, लेकिन एक अच्छी फॉर्मुलेशन की पहचान ये है कि वो परमिएशन उसकी फास्ट होनी चाहिए। तो आंसर इज़ डी, ठीक है। या आप लोग खुद भी इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 19 देखें, इमीडिएट रिलीज प्रिपरेशन शो। नंबर 1 क्या है ऑप्शन, इमीडिएट रेजोल्यूशन, तो ये तो अंडरस्टूड है। सेकंड है डिलेड रेजोल्यूशन, थर्ड है फ्लक्चुएशन इन द स्टेडी स्टेट, डी है हमारे पास डिलेड सी मैक्स, ठीक है। समटाइम्स ए एंड बी या बी एंड सी इस तरह से भी आ जाता है, लेकिन आप लोग खुद एनालाइज करें कि इसकी इमीडिएट रेजोल्यूशन है, इसकी स्टेडी स्टेट में फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है, और ना ही इसका डिलेड रेजोल्यूशन है, ना ही इसका डिलेड सी मैक्स है। इमीडिएटली ये सी मैक्स ऑब्टेन करता है और स्टेडी स्टेट भी इसकी उसी तरह से फ्लक्चुएट नहीं करती, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 21 अगर हम लोग देखें तो प्रिपरेशन ऑफ द एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन इंक्लूड, नंबर 1 इज द एक्सटेंडेड रिलीज, अब नाम है एक्सटेंडेड रिलीज और तीनों ऑप्शन ए बी और सी में इमीडिएट रेजोल्यूशन है तो तीनों ही एलिमिनेट हो गए, और आपका जो सी ऑप्शन है जिसमें स्लो रेजोल्यूशन है, साथ सस्टेन्ड एक्शन है और साथ स्लो एलिमिनेशन है, वो आपको ईजिली आपको अंडरस्टूड है कि स्लो रेजोल्यूशन होगी, सस्टेन्ड एक्शन होता है और स्लो एलिमिनेशन होता है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता एकदम से तो नहीं ना सारे ड्रग की एलिमिनेशन हो जाती, जैसे जैसे एब्जॉर्ब होता है साथ साथ उसकी एलिमिनेशन होती है। तो अगर वो एब्जॉर्ब कम हो रहा है, उसकी रेजोल्यूशन कम है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन तो एक दफ़ा डिजॉल्व हो गया तो फिर एब्जॉर्प्शन उसकी फास्ट होती है, ठीक है, लेकिन उसका रेजोल्यूशन हमेशा स्लो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस लेक्चर के जरिए इन 3 MCQs को ईजिली हम लोग इसको जो है वो कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन क्योंकि ये MCQ समटाइम्स कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने इसे लर्न किया होगा। अगर आपने कुछ भी लर्न किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।